हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का जो बाल विकास राजन सीरीज का पेपर होता है, उसमें ये पेपर नंबर फर्स्ट है और ये क्लास नंबर सेकंड है। इसके पहले हमने फर्स्ट क्लास में वो विकल्पीय प्रश्न को 20 प्रश्नों को कराया है। उसके आगे हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते। और इस वीडियो का अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको बहुत ही आसानी से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी है, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, कक्षा के साथ उनको पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ पढ़ाएंगे, जब वह चाहें तब पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, कक्षा के साथ पढ़ाएंगे। अगर मेधावी छात्र है तो उसको कक्षा के साथ पढ़ाएंगे। उसके बाद है 22 नंबर, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मौलिकता, परवाह, मितव्यता, उपयोगिता। तो इसका जो राइट आंसर होगा मितव्यता, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 23 नंबर है, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। तो यहाँ पे 4, 3, 5 और 6। तो वाटसन ने जो संवेग बताया है, ये 3 संवेगों को बताया है। उसके बाद में हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, गटमैन ने, उसके बाद में है बंकमैन ने, स्पीयरमैन ने और गिलफर्ड ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्पीयरमैन ने यहाँ पे किया है। अब हम लोग तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बुद्धि के जो अलग अलग सिद्धांत होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले है यूनिट फैक्टर थ्योरी, इसे कहते हैं एक कारकीय सिद्धांत। तो एक कारकीय सिद्धांत जो होता है ये अल्फ्रेड बिने ने दिया है। और उसके बाद में 2 फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने दिया है। क्योंकि यहाँ पे डीएलएड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ जितना बता रहे हैं इसमें से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है कि आएगा एग्जाम में। उसके बाद में 3 फैक्टर थ्योरी, ये स्पीयरमैन ने। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दिया है। उसके बाद में मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने यहाँ पे दिया है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन ने दिया है। और सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन ने दिया है। 3 डायमेंशनल थ्योरी गिलफर्ड ने दिया है। उसके बाद में हेरार्चिकल थ्योरी बर्ट एवं बर्नन ने दिया है। कैटल और हार्न थ्योरी यहाँ पे इनके नाम पर ही है, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। कैटल एवं हार्न, यहाँ पे आप इतना देख सकते हैं। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है। तो यहाँ पे हमने आपको अलग अलग जो बुद्धि के सिद्धांत होते हैं उसके बारे में बताया। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। यहाँ पे देखिए, गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। ऑप्शन है स्टेनले हॉल ने, क्लार्क ने, वेबर ने और विलियम जेम्स ने। तो यहाँ पे स्टेनले हॉल ने जो कहा है, ये उथल पुथल की अवस्था कहा है किशोरावस्था को। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकता का वाहक कौन है। आनुवांशिकता का वाहक आरएनए केंद्रक है और उसके बाद में केंद्रक है, जीन्स है और सिरा है। तो यहाँ पे आनुवांशिकता का वाहक जो होता है, यहाँ पे जीन्स होते हैं आनुवांशिकता का वाहक। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। तो यहाँ पे भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण और क्रूडर प्राथमिकता परीक्षण। तो यहाँ पे जो व्यक्तित्व का मापन करता है क्रूडर प्राथमिक परीक्षण होता है। उसके बाद में 28 नंबर देखते हैं, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है।
तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही रहेगा? कल्पना होगा, आत्मसाधन होगा, सामंजस्य होगा या चिंतन होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे चिंतन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 29 नंबर, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है कहलाता है। ऑप्शन दिया है सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण और उदात्तीकरण। तो यहाँ पे है वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, तो उसे कहते हैं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। उसके बाद में 30 नंबर देखते हैं। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया है? तो यहाँ पे ये जो लर्निंग के सिद्धांत होते हैं, इससे ये पूछता है कि किसके ऊपर कौन सा सिद्धांत, कौन से वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक ने किसके ऊपर किया है। अधिकतर सबसे पहले जानवरों के ऊपर सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग देखते हैं ये कोहलर ने जो किया था, ये कोहलर ने बर्मानोस के ऊपर किया था। अब हम लोग देखते हैं कुछ सिद्धांत के बारे में कौन किसके ऊपर किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोहलर, यहाँ पे सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसे कहते हैं, इनसाइट थ्योरी कहते हैं। ये जो है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, जो कि ये गेस्टाल्ट अगर हम शब्द देखें तो ये शब्द जो बना हुआ है ये जर्मन शब्द है। ये सब 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इतना बता रहे हैं। तो चलिए, कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो यहाँ पे चिंपैंजी नामक उसका नाम था सुल्तान, उसके ऊपर प्रयोग किया था। और कौन सा द्वीप? यहाँ कैनरी द्वीप था। उस द्वीप का नाम जहाँ पे इन्होंने कोहलर ने प्रयोग किया था, उस चिंपैंजी, उस बर्मानुस का नाम था, और सुल्तान चिंपैंजी था और उसका नाम जो है सुल्तान था, और कैनरी द्वीप पर किया था। उसी प्रकार है क्रिया प्रसूति आदि। स्किनर का पूछ ले तो यहाँ पे हो गया चूहा और कबूतर के ऊपर किया था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कौन किसके ऊपर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बर्मानुस के ऊपर कोहलर ने किया था। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं अभ्यास और अनुभव के सिद्धांत द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अभ्यास और अधिगम के सिद्धांत द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आखिर में अधिगम कैसे होता है। अधिगम यहाँ पे देख सकते हैं। अधिगम के बारे में अगर हम बात करें तो इसके 2 अर्थ होते हैं। पहला नंबर हो गया संकुचित अर्थ और दूसरा हो गया व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में आता है केवल सीखना, लेकिन व्यापक अर्थ में अगर देखें तो व्यवहार में परिवर्तन, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहते हैं। अब व्यवहार में परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर अभ्यास के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, प्रशिक्षण के द्वारा होता है और अनुभव के द्वारा होता है, तो ये अस्थायी परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा, इसको अधिगम तब हम कहेंगे अगर अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होता है तो हम इसे अनुभव कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, यहाँ देख सकते हैं बीमारी है, थकान है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, मादक पदार्थ और परिपक्वता है। यहाँ पे आप जान सकते हैं। देखिए मादक पदार्थ, लोग बोलते हैं कि गांजा भांग जो खाते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। तेज नहीं होती है, वो अधिगम तो होता है, लेकिन अधिगम जो है वो अस्थाई नहीं होता है। यहाँ पे अधिगम अस्थाई होगा। इस प्रकार से सीखा हुआ ज्ञान अस्थाई होता है, इसे अधिगम हम नहीं कह सकते हैं। ये सीटेट और यूपीटेट में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जो अस्थाई परिवर्तन हो मतलब हमेशा बना रहे, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और अनुभव के द्वारा अगर हम सीखते हैं तो हमेशा के लिए बना रहता है। लेकिन यहाँ पे बीमारी हो गया, थकान हो गया, संवेग हो गया, मूल प्रवृत्ति हो गया, मादक पदार्थ के सेवन के द्वारा अगर हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो अस्थायी रहता है, जब तक मान लिया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। अब प्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है।
यह कथन किसका है? मैकडूगल का है, स्किनर का है, नन का है या फ्राइड का है? तो ये जो है ये फ्राइड का है, सिगमंड फ्राइड। उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? बोल रहा है कि जन्मजात प्रेरक नहीं है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन, भूख हो गया, प्यास हो गया, आदत हो गई, नींद हो गई। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर है आदत। यहाँ पे देखिए आदत बोल रहा है जन्मजात प्रेरक नहीं है। जैसे हम जन्म लेते हैं तो भूख लगने लगती है तुरंत ही, प्यास लगने लगती है और नींद लगने लगती है। बच्चे जब छोटे होते हैं बहुत सोते हैं। यहाँ पे आदत की बात करें तो ये जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये हमको समाज द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है। जैसे आदत, किसी के साथ अगर गलत संगति में आप पड़ जाते हैं तो गलत आदत बनती है, और अच्छे लोगों के व्यवहार में पड़ जाते हैं, संगति में पड़ जाते हैं तो अच्छी आदत होती है। इसीलिए ये जन्मजात प्रेरक नहीं है, आदत को बदला जा सकता है। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव किसमें करेगा? तो यहाँ पे है ऑप्शन है स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र अध्ययन में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है भावना और मनोभाव। ऑप्शन बी है संस्कृति और प्रशिक्षण। उसके बाद में है बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा संस्कृति और प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराधी बालक होते हैं, अपराधी बालक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में प्रथम आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो आपराधिक बालक जो होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आपराधिक बालक किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपराधिक बालक हम लोग किसे कहेंगे। तो यहाँ पे अपराधी बालक इसी को कहते हैं समस्यात्मक बालक या व्यक्तित्व विकार वाले बालक। जो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहार के अनुसार करते हैं। देखिए, जो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है समाज द्वारा अमान्य व्यवहार मतलब ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं, अमान्य व्यवहार से करते हैं, मतलब बिना नियम कानून के करते हैं, बाल अपराधी बालक उनको कहा जाता है। अर्थात सामाजिक नियमों का उल्लंघन, जो समाज में नियम बनाया हुआ है बना है उसके अलावा जो है ये लोग अपने नियम के निर्माण में के द्वारा काम करने लगते हैं। समाज के विरोधी तरीके से किया जाने वाला कार्य बाल अपराध कहलाता है। अब बाल अपराध की बात करें तो 18 वर्ष से कम आयु व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य बाल अपराध कहलाता है। यानी 18 वर्ष से अगर आप कम हैं वहाँ पे करते हैं तो बाल अपराध कहलाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं बाल अपराधी की विशेषताएं, अलग अलग जो विशेषताएं होती है उसके बारे में देखते हैं कि इसमें विशेषताएं क्या होती हैं। कैसे हम देखकर मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान इतना, अगर हम बीटीसी ही कर रहे हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए कि सामने वालों को देखकर कुछ ना कुछ बता दें इसकी प्रॉपर्टी की, ये बालक कैसा होगा, विद्यार्थी कैसा होगा। और इसीलिए बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है ताकि आप भविष्य में अगर टीचर बने तो बच्चों को देखकर बता सकें कि कैसा क्या है। आजकल के तो सोखा होगा बहुत आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे देखिए बाल अपराधी की विशेषताओं के बारे में हम लोग देखते हैं। ऐसे बालकों की शारीरिक संरचना आयताकार होती है, यहाँ पे आप देखकर बता सकते हैं आयताकार होती है। उसके बाद में ये हष्ट पुष्ट होते हैं। भाई उनको चोरी वगैरह करना है तो उनको हष्ट पुष्ट रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे ऐसे बालक संदेही होते हैं, संदेही, अपारंपरिक, झगड़ालू होते हैं, विद्रोही होते हैं, विध्वंसात्मक होते हैं। अब यहाँ पे झगड़ालू आप शब्द देखिए, अगर कहीं पे चोरी करने गए हैं बिना नियम कानून के तो झगड़ालू नहीं रहेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद में विद्रोह जरूरी है, और विध्वंसात्मक, लड़ाई वगैरह करना जरूरी है। उसके बाद में ऐसे बालक सत्ता के विरोधी होते हैं, सत्ता जो नियम कानून बना है उसके विरोधी रहेंगे।
उसके बाद में सत्ता के आगे ना झुकने वाले, भाई अपराधी बालक है तो ऐसे थोड़ी ना झुक जाएंगे। तथा शत्रुता पूर्वक भाव रखने वाले, मित्रता पूर्वक भाव नहीं रखते हैं, शत्रुता पूर्वक भाव रखने वाले होते हैं। उसके बाद में ऐसे बालकों को स्नेह का अभाव होता है, इन्हें कोई किसी से प्रेम नहीं होता है भाई साहब, ये देख लीजिए, स्नेह का अभाव होता है इसमें। तथा माता पिता के नैतिक मानदंड इन्हें निर्देशित नहीं कर पाते हैं, ऐसे बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अंदर से नहीं सोचते हैं अपने मन से कि हमें क्या करना चाहिए, दूरदर्शी नहीं होते कि चोरी वगैरह करते हैं तो भविष्य में क्या होगा। तो आपको ये बाल अपराधी बालक के बारे में समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे बाल अपराधी बालक होते हैं, यहाँ पे अब आप लोग आंसर दे सकते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होते हैं डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्मिथिया। तो यहाँ पे डिस्ग्राफिया होता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन लग रहा है, यहाँ पे हो सकता है सभी हो। चलिए अगले वीडियो में बता देंगे इसको एक्सप्लेन करके। अब यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? स्पेसिफिक चाइल्ड इसे कहते हैं, विशिष्ट बालक। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पिछड़ा बालक पिछड़ा बालक हो गया, प्रतिभाशाली बालक हो गया, मंदबुद्धि बालक हो गया और उसके बाद में सभी हो गया। तो यहाँ पे जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालक, हर एक बालक विशिष्ट बालक होता है, चाहे वह प्रतिभाशाली बालक हो, पिछड़ा बालक हो या मंदबुद्धि बालक हो, उसमें कुछ ना कुछ गुण पाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा सही। उसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? ऑप्शन है मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, ऑप्शन सी है दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले और ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली बालक। तो यहाँ पे साइजोइड वर्ग में जो है प्रतिभाशाली बालक आते हैं। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे दिया है सैफर, हेडफील्ड, ड्रेवर और लेडेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ड्रेवर है। तो दोस्तों कल के वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे और आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन। धीरे धीरे जो है वीडियो का लेंथ हम लोग बढ़ाएंगे। तो इतना आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, सब वहाँ पे हमने लिंक जो है डाल दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं हमसे और इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम बताने की जो है कोशिश करेंगे और अगले वीडियो इससे भी अच्छा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसका अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। अभी हम बहुविकल्पीय प्रश्न को करा रहे हैं, राजन सीरीज को बिल्कुल हम पूरा कंप्लीट कराएंगे इस चैनल पे। और ये DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो है हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो है प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, वहाँ पे आप लोग जाके क्लास बाय क्लास सब देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।